डीडी न्यूज पर। नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एनसीसी में युवाओं की बढ़ती भागीदारी को सराहा। कहा, युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है एनसीसी। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जमकर बवाल। भीड़ ने पुलिस टीम पर किया पथराव। भाजपा ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। महाराष्ट्र और झारखंड में सरकार गठन की कवायद तेज। महाराष्ट्र में आज शाम शिवसेना की बैठक। रांची में इंडी गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की हुई बैठक। कल से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। 32 दलों के 42 नेता रहे मौजूद। किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार। और पर्थ क्रिकेट टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा 534 रन का विशाल लक्ष्य। यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने खेली शतकीय पारियां। और सबसे पहले बात मन की बात कार्यक्रम से जुड़ी हुई खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल क्रांति के दौर में बुजुर्गों की मदद के लिए आगे आए युवाओं के प्रयासों की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों से प्रवासी भारतीयों के द्वारा दुनिया भर में किए गए प्रयासों को दिखाने के लिए, उन्हें सामने लाने के लिए कहानी साझा करने को कहा है। डिजिटल युग में बुजुर्गों के प्रति युवा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बुजुर्गों को डिजिटल तकनीक के बारे में जानकारी देने और उनकी मदद करने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। युवा बुजुर्गों को डिजिटल तकनीक की जानकारी देने के अलावा उन्हें ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जानकारी दे सकते हैं। मन की बात की पिछली कड़ी में पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के खतरे का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने कुछ युवाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि देश के युवा बुजुर्गों की मदद कर उन्हें डिजिटल युग में आत्मविश्वास और स्वतंत्रता प्रदान कर सकते हैं। बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे से बचाने के लिए भी युवा आगे आए हैं। इस तरह के अपराध के सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग ही बनते हैं। ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम उन्हें जागरूक बनाएं और साइबर फ्रॉड से बचने में मदद करें। देश भर के कई पुस्तकालयों में बच्चों और युवाओं को आकर्षित करने के लिए अभिनव प्रयोग हो रहे हैं। पुस्तकालयों को रचनात्मक और सीखने का केंद्र बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने किशोरों और युवाओं से किताबों से दोस्ती बढ़ाने का आग्रह किया ताकि उनके जीवन में बदलाव आ सके। हैदराबाद में फूड फॉर थॉट फाउंडेशन ने भी कई शानदार लाइब्रेरीज बनाई है। इनका भी प्रयास यही है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा विषयों पर ठोस जानकारी के साथ पढ़ने के लिए किताबें मिले। बिहार में गोपालगंज के प्रयोग लाइब्रेरी की चर्चा तो आसपास के कई शहरों में होने लगी है। इस लाइब्रेरी से करीब 12 गांवों के युवाओं को किताबें पढ़ने की सुविधा मिलने लगी है। साथ ही ये लाइब्रेरी पढ़ाई में मदद करने वाली दूसरी जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अलग अलग देशों में रह रहे भारतीय प्रवासियों के सामर्थ्य से जुड़ी कहानियों को नमो ऐप पर या माईगव और #इंडियन डायस्पोरा स्टोरी के साथ शेयर करने की अपील की। पीएम मोदी ने ओमान में चल रहे एक असाधारण प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया। ओमान में भारतीय दूतावास और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के सहयोग से एक टीम ने इन परिवारों की हिस्ट्री को प्रिजर्व करने का काम शुरू किया है। इस अभियान के तहत अब तक हजारों डॉक्यूमेंट्स जुटाए जा चुके हैं। ओमान के लोगों के साथ उनके संबंध कैसे आगे बढ़े, ये सब कुछ इन दस्तावेजों का हिस्सा है।
पीएम मोदी ने इस कड़ी में स्लोवाकिया में भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने के प्रयास का जिक्र किया। उपनिषदों का अनुवाद स्लोवाक भाषा में किया गया है। ऐसे प्रयास भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं, जो कि काफी सराहनीय प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम को भी इसकी एक कड़ी बताया। हरियाणा सीएम से बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। सैनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, मन की बात कार्यक्रम को आपने देखा और पूरे देश में मन की बात कार्यक्रम को देखा जाता है, किस तरीके से आप देखते हैं प्रधानमंत्री जिस प्रकार से आम जनता से बातचीत करते हैं? हर महीने के अंतिम रविवार को जब होता है उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी 11 बजे मन की बात करते हैं और ऐसे लोगों से कनेक्ट होते हैं कि जिनका समाज के ऊपर कहीं ना कहीं उनका बड़ा एक अच्छा मैसेज होता है, चाहे स्वच्छता को लेकर के है। आज एनसीसी दिवस था, उसकी चर्चा की है कि आज देश के अंदर 20 लाख के करीब में हमारे एनसीसी कैडेट हैं। हरियाणा का जो चुनाव हुआ उसमें जिस प्रकार से प्रत्याशित जीत बीजेपी को मिली, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको लगता है कि महाराष्ट्र में जो नतीजे आए हैं वो एक तरीके से क्लियर संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? हाँ, देखिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस मजबूती से पिछले 10 वर्षों में गरीब व्यक्ति के हित में काम किया, अंत्योदय की भावना से काम किया है। आज गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है, उसको बिल्कुल निश्चिंत किया है। नहीं तो कांग्रेस के समय में देखते थे, जब 2014 से पहले व्यक्ति को अगर दुर्घटनावश कोई गंभीर बीमारी आ जाती थी तो वो इलाज के लिए पैसा नहीं होता था, बहुत भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, परिवार के साथ नहीं व्यक्ति रह पाता था। परंतु मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड दिया है। अब बुजुर्गों को भी, जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनकी भी चिंता मोदी जी ने की है कि परिवार को चिंता नहीं है, मोदी जी को चिंता है। ये इसका परिणाम है कि जब इस प्रकार की योजनाएं और जिसका लाभ डायरेक्ट व्यक्ति तक पहुंच रहा है तो लोग इस बात को लेकर के निश्चिंत हैं कि मोदी जी काम ठीक कर रहे हैं। और देश के अंदर जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी की बात है, एयर कनेक्टिविटी की बात है, यहाँ हॉस्पिटल बनाने की बात है, लगातार नरेंद्र मोदी जी ने नॉन स्टॉप देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि भारत 2047 तक जब देश आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएगा तो ये भारत, ये उन क्रांतिकारी वीरों के सपनों का भारत होना चाहिए जिन्होंने इसकी आज़ादी के लिए अपने आप को आहूत किया है। मुख्यमंत्री साहब का कहना है कि पूरी जनता जो है वो विकास के मुद्दे पर वोट कर रही है और जो विकास का एक विकल्प है वो मात्र जनता के सामने बीजेपी दिख रहा है, इसीलिए ये तमाम परिणाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन शुभम के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, जिंद। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान आज जमकर बवाल हुआ। हालांकि बवाल के बावजूद सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें कि अदालत की ओर से नियुक्त टीम जब सर्वे करने पहुंची तो हालात बेकाबू हो गए। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुई भीड़ ने सुरक्षा के लिए मौजूद पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। हालांकि पत्थरबाजी और झड़प के बीच ही अदालत द्वारा नियुक्त सर्वे टीम ने जामा मस्जिद के अंदर जाकर सर्वे का काम पूरा किया। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा संभल के सिविल जज की अदालत में मस्जिद के मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका दायर करने के बाद बीती 19 नवंबर को स्थानीय पुलिस और मस्जिद की प्रबंधन समिति के सदस्यों की मौजूदगी में इसी तरह का सर्वेक्षण किया गया था। मस्जिद के सर्वे के लिए आज भी टीम पहुंची थी, तभी ये बवाल हो गया। उसी के अनुरूप सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई है। पिछली बार रात्रि के कारण सर्वे पूर्ण नहीं हो पाया था, इसलिए आज सुबह का समय चुना गया था, जिस समय नमाज भी नहीं होती है और सब कुछ शांति व्यवस्था से हो सकता था। इसलिए 7 से 11 का समय हमें दिया गया था। हालांकि वो सर्वे कल करना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि जो आज का दिन है वो ठीक रहेगा, तो उन्होंने फिर आज का उनको लेके आए हम सभी को। तो सर्वे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। यहाँ की जो जामिया कमेटी है वो भी सहयोग कर रही है। तो बाहर कुछ भीड़ है जिन्होंने शरारती तत्व उन्होंने पत्थरबाजी का प्रयास किया।
संभल जिला कोर्ट द्वारा जामा मस्जिद सर्वे को दिए गए आदेश पर हुए उपद्रव के मद्देनजर मुरादाबाद डीआईजी रेंज मुनिराज मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और स्थितियों को नियंत्रण में बताया। अभी जगह पेट्रोलिंग करवा रही है, एरिया डोमिनेशन करवा रहा है, बाकी जगह सब चीज़ वेरीफाई करवा रहा हूँ। हम तो अभी पूरी नियंत्रण करके आया हूँ। अभी बहुत सारे इसको रिप्लाई करवा रहे हैं और बाकी हम बाकी चीज़ें वेरीफाई करके बाद में बताएंगे। अब वर्तमान में सब शांति नाम है। और संभल में जामा मस्जिद पर दोबारा सर्वे को लेकर हुए विवाद को लेकर पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने कहा कि सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है और उसके साथ ही अगर किसी ने भी कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है, सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है, ड्यूटियां लगाई जा रही हैं फिर से। और ये बताना भी उल्लेखनीय है कि सर्वे जो था कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड था वो सकुशल संपन्न हो गया। संभल का कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास करेगा, कठोर से कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। ये लोगों के उकसाने पे या फिर किसी मोटिव से पुलिस और इस तरीके के प्रशासन पे अगर कोई अटैक करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और संभल की घटना को लेकर बीजेपी नेता और अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के भूपेंद्र चौधरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि संभल में जो बवाल हुआ वो अखिलेश यादव की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। संभल में आज जिस प्रकार से बवाल हुआ उसके पीछे समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी की विभाजनकारी सोच कहीं ना कहीं हावी दिखती है। बेचैनी, बदहवासी और हताशा, निराशा है समाजवादी पार्टी आज की उनकी हरकतों से जिस समझा जा सकता है। इस प्रकार से उपचुनाव में करारी हार मिली है, ये जख्म इतना गहरा है कि समाजवादी पार्टी और उसके नेता निश्चित रूप से आज परेशान हैं। और संभल में हुए पथराव और आगजनी को लेकर वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा और अब संभल में हुए उपद्रव पर चुप्पी साधे हुए हैं। बर्बरता और मुस्लिम आताईपन ये किसी से छिपा नहीं है। एक तो संविधान की दुहाई देते हैं ये इनके नेता राहुल गांधी कि देखिए संविधान, देश संविधान चलेगा। कोर्ट में जाना संवैधानिक हक होता है, कोर्ट के आदेश का पालन करना जनता का और सभी पक्षकारों का दायित्व होता है। इसके बावजूद कोर्ट के काम में बाधा डाली जा रही है तो ये तो दो मुंही बात हो गई। और ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई गुंडा बदमाश किसी के मकान में कब्जा कर ले और जो कहें कब्जा हटा दो या कोई माना करे तो क्या आप घुस नहीं सकते हैं, कोई चोरी पकड़ी जाएगी। और आइए एक नजर डालते हैं संभल की शाही जामा मस्जिद के इतिहास पर। दरअसल उत्तर प्रदेश में काशी और मथुरा के बाद अब संभल की शाही जामा मस्जिद विवादों में घिर गई है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह जगह पहले श्रीहरि मंदिर हुआ करती थी। बाबर ने 1529 में इसे तुड़वाकर मस्जिद में तब्दील किया, यहां मस्जिद बनवाई। तो ये सारा विवाद है और अब हिंदू पक्ष इस पर अपना दावा कर रहा है। उत्तर प्रदेश में काशी और मथुरा के बाद ये संभल का विवाद गहराया हुआ है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह जगह पहले श्रीहरि मंदिर हुआ करती थी और बाबर ने 1529 में तुड़वाकर इस जगह पर मस्जिद बनवाई। मस्जिद के अंदर शिवलिंग होने का भी दावा किया गया है और पुराने नक्शे के आधार पर यह दावा किया गया है कि यहाँ पर एक शिवलिंग मौजूद है और यह मंदिर था। मुस्लिम बहुल शहर के केंद्र में एक ऊंचे टीले पर बनी शाही जामा मस्जिद विवाद का विषय बनी है। मस्जिद के मुख्य द्वार के सामने अधिकतर हिंदू लोग रहते हैं जबकि पिछली दीवार के चारों तरफ आबादी जो है वो मुसलमानों की है। 19 नवंबर 2024 को अदालत में इसको लेकर एक मुकदमा दायर किया गया था और मुकदमे के बाद धर्मस्थल को लेकर कानूनी विवाद उत्पन्न हुआ। 95 पेज की याचिका में हिंदू पक्ष ने 2 पुस्तकों और एक रिपोर्ट को आधार बताया है। बाबरनामा और आईने अकबरी ये पुस्तकें ऐतिहासिक पुस्तकें और एएसआई की एक 150 साल पुरानी रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। संभल की सिविल कोर्ट ने 1 हफ्ते में कोर्ट कमिश्नर से सर्वे की रिपोर्ट मांगी। सिविल कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था, उनको सर्वे करने को कहा और 1 हफ्ते में उनको रिपोर्ट देना है। और जामा मस्जिद पक्ष ने अब इस आदेश के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दायर की है। इस आदेश के खिलाफ जामा मस्जिद पक्ष ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।
मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये जो मस्जिद है ये मुगल काल में ही बनाई गई थी। तो 19 नवंबर को एडवोकेट कमिश्नर ने पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में मस्जिद का सर्वे किया था अदालत के आदेश के अनुसार, और मामले पर अब अगली सुनवाई 29 नवंबर 2024 की होगी और उम्मीद की जा रही है कि उस दौरान जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। करीब 2 घंटे चले सर्वे के दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क के साथ कई मुस्लिम नेता भी मस्जिद पहुंचे। मस्जिद समिति का कहना है कि उन्हें मुकदमा दायर होने की कोई जानकारी नहीं मिली। कोर्ट के आदेश के बाद जिला पुलिस और प्रशासन की तरफ से सर्वे को लेकर जानकारी दी गई। और बीजेपी नेता और सांसद कंगना रनौत ने संभल में हुए उपद्रव की निंदा की है। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी कई जगहें हैं जहां हिंदुओं का आना जाना पूरी तरीके से मना है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ संभल ही नहीं, ऐसे कई एरियाज़ हैं जहाँ पे हिंदू जा नहीं सकते और ख़ासकर शाम के बाद जा नहीं सकते। उन एरिया में जो है अपनी तरीके से जो है शारिया लॉ भी लगाने की कोशिशें हो रही हैं और रिफ्यूजीज़ को लाया जाता है और उनको नकली आधार कार्ड, वोटर आईडी, तो ये तो खैर किसी से छुपा नहीं है। हमारा एक मंत्रा है, एक है तो नेक है, बटेंगे तो कटेंगे, तो वो ये साक्षात हमें दिखता है कि हमें अपने ही देश में जो है एकजुट बन के रहना है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेंगी। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। इससे पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में 32 दलों के 42 नेता मौजूद रहे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है और साथ ही सदन में सबकी भागीदारी जरूरी है। हम सिर्फ अनुरोध यही करते हैं कि सदन अच्छा से चले, हंगामा ना हो। कोई भी विषय पार्लियामेंट में रखता है तो शांतिपूर्वक उस विषय को चर्चा होगा तो बहुत लाभ मिलेगा। हर सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहता है, लेकिन सदन अच्छी तरह से चलना चाहिए। हमने आरंभ में हर पॉलिटिकल पार्टी को अपील किया है कि ये शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले। इसमें सबका सहयोग चाहिए और सबका भागीदारी जरूरी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संविधान दिवस के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अहम डॉक्यूमेंट जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही देश भर में कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। संविधान सभा में एडॉप्ट किया गया उसका 75 साल 26 नवंबर 2024 को पूरा होगा। तो ये 75 वर्ष पूरा होने पर संविधान दिवस बहुत अच्छी तरह से मनाया जाएगा। संविधान सदन में दोनों सदन के सदस्यों के साथ देश के महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ एड्रेस करेंगे और साथ साथ में कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हम रिलीज करने वाले हैं। संविधान से जुड़े हुए कई चीजें प्रकाशित होने वाले हैं। और आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा का तीसरा सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। 18वीं लोकसभा के तीसरे सत्र और राज्यसभा के 266वें सत्र के दौरान मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 और वक्फ संशोधन विधेयक सहित तमाम विधेयकों को पेश किया जाना है।
दोनों सदनों के संसदीय बुलेटिनों के अनुसार सरकार द्वारा लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों में 16 विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। इनमें भारतीय वायुयान विधेयक 2024 और आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 शामिल है। इसके साथ ही गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 और बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2024 पेश किया जाना है। इसके अलावा समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक 2024, रेलवे संशोधन विधेयक 2024 और बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 सदन में पेश किया जाएगा। वहीं इसमें मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 शामिल है। इसके साथ ही बॉयलर्स विधेयक 2024, राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय बिल 2024 और पंजाब न्यायालय संशोधन विधेयक 2024 भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा मर्चेंट शिपिंग बिल 2024, तटीय नौवहन विधेयक 2024 और भारतीय बंदरगाह विधेयक 2024 हैं, जिन्हें सदन में पेश किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच पर चर्चा और मतदान के साथ ही संबंधित विनियोग विधेयक को प्रस्तुत कर उसे पारित किया जाएगा। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के बाद बैठकों का दौर शुरू हो गया है। शिवसेना विधायक दल की बैठक आज होगी। विधायक दल के नेता आज अपने नेता का चुनाव करेंगे। इस बैठक में एकनाथ शिंदे को विधायक गुट का नेता चुना जाएगा। एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 57 सीटें जीती हैं। शिवसेना ने अपने सहयोगी दलों भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी और अन्य दलों के साथ कुल 235 सीटों पर जीत दर्ज की है। देश में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अच्छा काम इस देश के प्रगति के लिए कर रहे हैं, अमित भाई शाह अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी दोनों की सभाएं बहुत अच्छी और महाराष्ट्र में लोगों को बहुत ही अच्छा लगा उनकी सभाओं की वजह से। और जो एक है तो सेफ है, बटेंगे तो पतेंगे, जो नारे उन्होंने लगाए हिंदुत्व के मुद्दे के आधार पर, तो वो भी लोगों को अच्छे लगे, क्योंकि हमारी पार्टी जो है आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी को विचारों को आगे लेके जाने वाली पार्टी और एकनाथ शिंदे जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली भारी कामयाबी के बाद अब सरकार बनाने की कवायदें शुरू हो गई हैं। इसके मद्देनजर महागठबंधन विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर शुरू हो गई है। इस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और माले के नवनिर्वाचित विधायक शामिल हो रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि बैठक में हेमंत सोरेन को महागठबंधन विधायक दल का नेता और औपचारिक तौर पर चुना जाएगा। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में INDIA गठबंधन ने 56 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा गठबंधन को केवल 24 सीटों से संतोष करना पड़ा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 24 सीटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 12 मंत्री रह सकते हैं और ऐसे में 12 मंत्रियों के रहने की बात जब है तो 5 विधायक पर 1 मंत्री का फॉर्मूला बन सकता है। अगर यह फॉर्मूला बनता है तो सबसे ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6, कांग्रेस को अधिकतम 4 मंत्री का पद मिल सकता है। इस बैठक में शामिल होने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम विधायक पहुंच चुके हैं, जबकि कांग्रेस और राजद के विधायकों का इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद है कि तीनों दलों के विधायक पहुंचने पर बैठक जल्द शुरू हो जाएगी। और इससे पहले रांची में कांग्रेस भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में राज्य कांग्रेस के बड़े नेता समेत सभी विधायक मौजूद रहे। आरजेडी ऑफिस में भी राजद के 4 विधायकों की बैठक आयोजित की गई है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूपीआई नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। इस कारण भारत डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर रहा है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने एक रिपोर्ट में बताया है कि यूपीआई के जरिए अक्टूबर में 16.6 अरब लेन देन हुए हैं। इसके साथ ही इस दौरान इंस्टेंट डेबिट रिवर्सल 86% रहा है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 77% था। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने रिपोर्ट में कहा है कि भारत का यूपीआई एक ओपन एंडेड सिस्टम है। इसमें एक सिंगल एप्लीकेशन के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या फिर व्यक्ति से व्यापारी के बीच में आसानी से लेन देन किए जा सकते हैं। पात्रा ने कहा कि भारत में ग्रामीण आबादी का लगभग 40% और 2020 से 30 वर्ष की आयु वर्ग की कुल आबादी के 78% लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जिनमें से लगभग 1/3 परिवार उपभोग्य सामग्रियों और सेवाओं की ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। और खबर क्रिकेट के मैदान से। पर्थ क्रिकेट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हार का खतरा मंडराने लगा है। भारत द्वारा 534 रन का विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए तीसरे दिन की दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 12 रन बनाए। और इससे पहले तीसरे दिन भारत के यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली के शतक की मदद से दूसरी पारी 6 विकेट पर 487 रन बनाकर घोषित की। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया में पहला और करियर का चौथा शानदार टेस्ट शतक जमाया। जायसवाल 161 रन बनाकर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले मैच में शतक जमाने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। उनसे पहले सुनील गावस्कर ने 1977 में और एम जयसिम्हा ने 1968 में यह कारनामा किया था। वहीं केएल राहुल 77 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली ने टेस्ट करियर का 30वां शतक लगाने में सफलता पाई। उनके शतक लगाते ही कप्तान बुमराह ने पारी घोषित कर दी। कोहली 100 और नीतीश कुमार रेड्डी ने तेज 38 रन बनाए थे और वे नाबाद रहे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।